नमस्कार मामीदी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते अंजू जी, आपको, आपके दर्शकों को सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव और जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सर, योगी आदित्यनाथ ने सिर्फ ये कहा कि राष्ट्र के हित में है कि सब लोग एक रहें, नेक रहें, तभी अगर इकट्ठा रहेंगे तो कम से कम कटेंगे तो नहीं, अगर बटेंगे तो कटेंगे। ये जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया, देश के लोगों को एकजुट रहने के लिए कहा, इस पर इतना बवाल क्यों मचा हुआ है? ओवैसी अलग से रो रहे हैं, अखिलेश यादव अलग से रो रहे हैं। जी, इसमें गलती क्या है? हम इकट्ठा रहेंगे तभी तो हम हमारे शत्रुओं को विरोध कर सकते हैं, उनसे लड़ सकते हैं। हम हमारे बीच में दरार आएगा तो हम कटेंगे। वो तो है, ऑलरेडी कट चुके हैं ना। हमने, पाकिस्तान बन गया, अफगानिस्तान बन गया, पाकिस्तान बन गया, बर्मा बन गया। ये सब हम ही, हमारी पूरे अखंड भारत के हिस्से थे ना पहले। और लॉर्ड माउंटबैटन का टाइटल भी था, लॉर्ड माउंटबैटन ऑफ बर्मा एंड इंडिया, दोनों के था। मतलब बर्मा वाज पार्ट ऑफ अस। वो पूरा कट गया ना, जो हम बट गए थे, इसीलिए तो हम कट गए थे। तो वही तो वो जिक्र कर रहे थे। मगर ये सब जो अखिलेश यादव या ओवैसी जो है, उसमें राजनीति देखते हैं और उसमें क्या कहते हैं उसको, हिंदू रिलीजियस मुस्लिम। इशू देखते हैं। हिंदू मुस्लिम का एक ये दरार देखते हो। तो ये प्रॉब्लम है। कहाँ योगी जी ने कहा हिंदू सब इकट्ठा होइए और मुसलमान के खिलाफ लड़िए, ऐसा कुछ नहीं बोला ना। जब बटेंगे तो कटेंगे। कौन बटे? हिंदू मुसलमान बटने की बात नहीं किया ना, पूरा देश में ये नहीं होना चाहिए। देश इकट्ठा रहेंगे तो हम इकट्ठा रहेंगे, देश में दरार आएंगे तो हम बटेंगे। ये ये बंटवारा जो है हिंदू में भी हो सकता है ना, जातिवाद के चलते हुए। ओबीसी, एससी, एसटी, यादव, कुर्मी, ब्राह्मण, चौधरी, जो भी है, अपने आप में डिविजन आ जाएंगे। हम बटेंगे तो ऑब्वियसली हम कटेंगे ना। यही तो वो कह रहे हैं। तो वो कोई समुदाय या जाति के बारे में या एक धार्मिक समुदाय के बारे में कुछ नहीं कह रहा था। वो सिंपल सी स्टेटमेंट है, उसमें क्या एतराज हो सकता है किसी को? हमें विभेद हो सकते हैं, वो दो भाइयों के बीच में तो बहुत सी चीज हो सकते हैं ना, घर में भी बहुत से डिफरेंसेस होंगे। तो मगर हम इकट्ठा रहना है। हमारी आपसी जो इश्यूज है वो आपस में हम सुलझाए। मगर हम में दरार आएंगे तो ऑब्वियसली कटेंगे। वो जो बोला है सही बोला है, मगर उसको देखने वाले कौन सी चश्मा लगा के देख रहे हैं, उसके आधार पर वो इंटरप्रेट कर रहे हैं। अखिलेश यादव ऑब्वियसली हर चीज में उसको हिंदू मुसलमान दिखेगा, और ओवैसी तो अपने आप को ही मुसलमानों का ठेकेदार बना बैठा है। तो मगर उसको बाकी चाइना में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, या कहीं और मुसलमानों के चलते हुए बांग्लादेश में हिंदुओं का क्या पीड़ा हो रही है, ये सब दिखती नहीं है ना उसको। पार्लियामेंट में खड़ा होके वो जय फालस्तीन बोल सकता है, मगर अखंड भारत के एक हिस्सा रह चुका 75 साल पहले बांग्लादेश में कुछ हो रहा है और उसके बारे में योगी जी कुछ बोलते हैं तो इसको पीड़ा होती है। तो ये प्रॉब्लम है ना हमारी। ये जो पॉलिटिसाइजेशन ऑफ द नैरेटिव इनके जो सोच में है, यही इनको मतलब हर चीज में अपना पॉलिटिक्स दिखता है। उसको सही मायने में देखने में इसको तकलीफ है। ये प्रॉब्लम है। अब योगी जी जो है वो उनके लफ्ज जो है केयरफुली चुन चुन के वो बोला है। अब इसको कोई भी कैसे भी इंटरप्रेट कर सकते हैं। हिंदू इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं कि जब हम बटेंगे तो जैसे बांग्लादेश में हो रहा है वैसे कटेंगे, तो वो भी कर सकते हैं। मुसलमान भी ये सोच सकता है कि हिंदू मुसलमान, भारत के हिंदू मुसलमान सब इकट्ठा रहेंगे तभी हम जिंदा रह पाएंगे, नहीं तो पाकिस्तान तो अभी टूटने के कगार पे है। वो भी पता नहीं, बलूचिस्तान अलग हो सकता है, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, पता नहीं कितने देशों में बट सकता है। बांग्लादेश में भी ये पता नहीं क्या क्या होगा आने वाले दिनों में, हम बोल नहीं सकते हैं। तो उनका स्टेटमेंट कोई भी कैसे भी इंटरप्रेट कर सकते हैं, मगर सर, हाँ जी। सर उनको ये लग रहा है ना, क्योंकि कटेंगे भाई। आप मुस्लिम ही है ना जो ये कहते हैं कि अगर ये हो गया तो सर तन से जुदा हो जाएगा, तो कटता कौन है? हिंदू ही तो कटते हैं। अगर बांग्लादेश की बात की जाए, क्योंकि योगी जी ने बांग्लादेश की बात भी की कि वहां जो हो रहा है वो हमारे देश में नहीं होना चाहिए, वहां भी हिंदू ही तो कट रहे हैं, जिनके बारे में ओवैसी और अखिलेश को कुछ समझ नहीं आ रहा है। अखिलेश तो ये कह रहे थे कि योगी जी ने बांग्लादेश की बात कैसे कर दी,
वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। मतलब अगर इस देश का कोई सीएम बांग्लादेश की बात करेगा तो क्या वो प्रधानमंत्री बनना चाहेगा? और ये लोग हजारों किलोमीटर दूर हमास जो है उसके लिए छाती पीटते रहेंगे, तब कोई सवाल नहीं खड़ा करेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही है। इनके खोखलापन और इनके दोगलापन जो है वो एक्सपोज हो रहा है। ये बस उसी एंगल से देखते हैं जहां उनके वोट बैंक है, उससे आगे देखते ही नहीं है। तो पीड़ा जब मुसलमानों के ऊपर होता है तो बड़ा बढ़ चढ़ के लोग बोलते हैं। जब पीड़ा करने वाले मुसलमान हैं ये तो चुप्पी साधते हैं। कठुआ में कुछ लड़कियों के साथ कुछ होता है तो ये सब प्लेकार्ड लेके बैठ बाहर खड़े होते हैं कि आई एम सो एंड सो, मैं ये हूं, मैं वो हूं, वो प्लेकार्ड आ जाते हैं। यहां हिंदुओं के साथ इतना नाइंसाफी हो रहा है, इतना जुल्म हो रहा है बांग्लादेश में, सब चुप है। क्यों? ऑल आइस ऑन रफा बोल सकते हैं, मगर ऑल आइस ऑन बांग्लादेशी हिंदू नहीं क्यों बोल सकते हैं लोग? क्यों? तो यही है ना, उनके जो नैरेटिव है, उस नैरेटिव के बाहर जो भी चीज है वो देखना ही नहीं चाहते हैं लोग। दैट इज अ प्रॉब्लम। इनके जो हिपोक्रेसी है वो तो एक्सपोज हो रहा है। अब हर चीज में राजनीति देखते हैं और अपना बाइनरी खड़ा करने का कोशिश करते हैं। ऑलरेडी ब्राह्मण जो है वो पीड़ा करने वाले हैं, दलित जो है वो पीड़ित है, मगर कई दलितों ने ब्राह्मणों के साथ बदसलूकी किया है, उनको कुछ पीड़ा दिया है, वो इनको दिखता नहीं है। सिमिलरली मुसलमान जो है वो पीड़ित है, हिंदू जो है पीड़ा करने वाले, एक बाइनरी खड़ा कर दिया। अब जब मुसलमानों ने हिंदुओं के ऊपर कुछ जुल्म करते हैं और वो भी दलितों के खिलाफ कुछ करते हैं, ये चुप्पे साधते हैं, कुछ नहीं बोलेंगे। तो हर चीज में बाइनरी देखते हैं ना, ये प्रॉब्लम है ना इनका। आरएसएस एक जो फैसिस्ट एक संस्था है, बाकी हिंदू आरएसएस हिंदू को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। राहुल गांधी ऑलरेडी पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दे चुका है ना। तो अपना कांग्रेस की कार्यकर्ता जाके आपके सेवा दल एक पड़ी है ना, कांग्रेस में एक सेवा दल है, पता नहीं राहुल गांधी को उसके बारे में कुछ जानकारी भी है कि नहीं, मुझे मालूम नहीं है। तो अपना सेवा दल, अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूएंसी जो वायनाड है, वहां कुछ किया है? जब बाढ़ आया था, जो वहां इतना बड़ा हादसा हो गया था, आपके कांग्रेस का सेवा दल कुछ किया है? आरएसएस के सेवा भारती जाके उधर काम किया है, वो दिखता नहीं है आपको, चुप रहते हो आप। तो ये प्रॉब्लम है ना इनको, अपना जो नैरेटिव है उसी एंगल से ये बात करते हैं, आगे कुछ नहीं बोलते हैं। ये दैट इज अ प्रॉब्लम। तो दिस इज, ये जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स ऑफ सेलेक्टिव एम्नेशिया। मतलब कुछ चीजों पे इनको सडनली बल फ्यूज हो जाता है, कुछ याद नहीं रहता है, बाकी चीजों में बढ़ चढ़ के बोलते हैं। दैट इज तो देयर सर पॉलिटिकल गेम। ओवैसी की तो पार्टी ही मुसलमानों की पार्टी है, उसका तो नाम भी वही है। और वो मुसलमानों को एकजुट रहने के लिए कहे कि हम 20 करोड़, हम 20 करोड़, तो जायज है। लेकिन अगर योगी ये कह दें कि आप सब लोग इकट्ठा रहिए, एकता और राष्ट्र के लिए कहें कि आप राष्ट्र के हित में कि आप एक साथ रहे, तो तकलीफ हो जाती है। तब इनको लगता है कम्युनल है। बिल्कुल, 15 मिनट पुलिस हटाइए, फिर देखिए हम क्या कर सकते हैं। तो हम कौन है इधर? तो ये पूछना चाहिए ना, हम कौन है? तो ये चीज है ना। और वो कह रहा है, आज आप देख रहे हो मोदी है, योगी है, देख लेना ये जब हट जाएंगे तो हम क्या कर सकते हैं। वो हम कौन है? तो आप हम कह सकते हो, मगर कोई गैर कोई और हम नहीं कह सकते। ये सेक्युलरिज्म की परिभाषा कांग्रेस ने बिठाई ना। अब कहीं भी आपके संविधान में माइनॉरिटी कौन है डिफाइंड नहीं है। माइनॉरिटी मिनिस्ट्री कौन खड़ा किया? और आपके सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है जो मुस्लिम, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म और जोरास्ट्रियनिज्म, ये 4 रिलीजन्स को फॉलो नहीं करते हैं, वो सब हिंदू है। सिंपल स्टेटमेंट है सुप्रीम कोर्ट का। मतलब सिख, जैन, बौद्ध, हिंदू सब इकट्ठा उसी में आ जाएंगे। मगर माइनॉरिटी मिनिस्ट्री में ये सब माइनॉरिटी मिनिस्ट्री में जाते हैं। जैन, बौद्ध, सिख, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, ये सब माइनॉरिटी मिनिस्ट्री में है। कौन क्या है सब नैरेटिव? और इमरजेंसी के टाइम में ये हमारी संविधान में, हमारी प्रियम्बल में ये सेक्युलरिज्म के लफ्ज कौन डाला है? और सेक्युलरिज्म का डेफिनेशन कहां लिखा है? कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा। शायद आप डेफिनेशन तो देना चाहिए था आपको। तो आपने क्या डेफिनेशन दिया है? हिंदू के खिलाफ जो भी बोलेगा वो सेक्युलरिज्म है। सिंपल, उनका डेफिनेशन सिंपल है। धर्म निरपेक्षता नहीं है। धर्म के आधार पर बांटने का जो काम करते हैं वो सेक्युलरिज्म है। तो ये प्रॉब्लम है ना हमारे लिए।
तो ये मतलब पूरा नैरेटिव कांग्रेस ने सेट किया है और उसी के चलते हुए अभी हर पार्टी उसी एंगल से उसी वोट बैंक पॉलिटिक्स में चल रही है। अब ऑपोजिशन इंडिया अलायंस का तो एजेंडा सीधा साफ साफ एक ही है, एक माइनॉरिटी कंसोलिडेशन, दूसरा हिंदू को काटना। तो हिंदू जब बटेंगे तो ऑब्वियसली कटेंगे, तो वही तो किया है पिछले इलेक्शन में। ओबीसी बड़े पैमाने पे वो भाजपा के खिलाफ वोट क्यों दिया है? क्योंकि वो जातिवाद आ गया उसके अंदर। अब वो डरने लगा है कि इनको 400 पार हो जाएगा तो संविधान बदल देंगे और इनके आरक्षण खत्म कर देंगे। और भाई ये झूठ आरक्षण से किसने आप फैलाया? क्या और उखाड़ ये सकते? झूठ किसने फैलाया सर? कांग्रेस ने। बिल्कुल, बिल्कुल। और वो अयोध्या का जो उम्मीदवार था उसका स्टेटमेंट इतना वायरल कर दिया, इतना वायरल कर दिया, हम आने के बाद ये करेंगे वो करेंगे। और खुद अमित शाह जी का जो स्टेटमेंट हैदराबाद में दिया था उसको रेवंत रेड्डी चीफ मिनिस्टर भी उसको वायरल किया था कि हम आरक्षण खत्म करेंगे। वो भी डीप फेक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उसको एडिट करके उसको भेज दिया हो। ये प्रॉब्लम है ना। फिर ये जो फॉर्मूला है उसी के तहत ये लोग काम करते हैं। पर सर, मुसलमानों को कंसोलिडेट कैसे करना है, उनमें डर पैदा करना है। हिंदुओं में कैसे बांटना है, जातिवाद लेके चलना है। तो पर सर, फॉर्मूला सिंपल है। सर ये जो फॉर्मूला राहुल गांधी के हाथ लग गया है इस लोकसभा चुनाव से, अभी 2 दिन पहले भी उन्होंने इसी तरह की जातिवाद की स्टेटमेंट दी है। उनका कहना था कि दलितों को तो दलित और आदिवासी मिस इंडिया तो आज तक हुई नहीं है, मैंने तो पूरी लिस्ट खंगाल मारी। मतलब अब वो आरक्षण करना चाहते हैं मिस इंडिया के कंपटीशन में भी, वो इस तरह की बातें करने लगे। सर ये फॉर्मूला आखिरकार राहुल गांधी के हाथ आया कहां से? किसने उनको ये कहा है कि वो हिंदुओं को जातियों में बांटेंगे तो उनको फायदा होगा? और वो हुआ भी है। 99 सीटें उनको यही सब कुछ रायता या जहर फैलाकर ही मिली है। बिल्कुल। देखिए ये जो फॉर्मूला है ना, ये डीप स्टेट ऑफ यूएसए जो लेफ्टिस्ट कबाल है वो चला रही है पूरे दुनिया में। जहां जहां नेशनलिस्ट फोर्सेस है उसके खिलाफ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। तो अब देखिए हसीना वाजिद नेशनलिस्ट थी, उसके खिलाफ चला। अभी इंडोनेशिया में आग लगाने का कोशिश चल रही है। बेंजामिन नेतन्याहू वो एक नेशनलिस्ट है, तो उनके खिलाफ कितने कितने धरने हो रहे हैं। अभी जंग हो रहा है फिर भी वहां दंगे हो रहे हैं, और वो जो जुडिशियल रिफॉर्म्स के चलते हुए। तो हर देश में जहां जहां आपका नेशनलिस्ट लीडर बैठा हो उसके खिलाफ ये लोग कर रहे हैं। मरीन लपेन फर्स्ट राउंड में जीत गई थी, दूसरे राउंड में उसको हरा दिया। तो इनके फॉर्मूलाज जो है हर जगह पे ये फैला रहे हैं। तो इनके सोच में पूरा दुनिया को जलाना है। जॉर्ज सोरोस का वही काम है। विक्टर ऑर्बन जो हंगरी का प्रधानमंत्री है, वो खुलासा किया रिसेंटली, 2-3 दिन पहले उनका एक वीडियो वायरल हो गया। उसमें ये कह रहा है विथ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, जॉर्ज सोरोस का खुद का स्टेटमेंट वो पढ़ के सुना रहा है। उसमें ये क्या कह रहा है कि हमने धीरे धीरे से पिछले 10-12 साल से यहां हर साल 1 मिलियन इलीगल इमिग्रेंट्स को हमने यूरोप में दाखिल कर दिया। चाहे वो इटालियन रूट हो, ग्रीस हो, या बाकी टर्की से लैंड रूट हो, जो भी हो, हर साल 1-1 मिलियन वहां धीरे धीरे से वहां घुसा दिया, ताकि यूरोप का जो कल्चर है, यूरोप का जो वर्चस्व है, उसका जो डेमोक्रेसी। नेचर है, उसको खत्म करना है। तो खत्म ही हो रहा है ना। आज यूके में देख रहे हैं हम क्या हो रहा है। तो वहां व्हाइट्स वर्सेस सो कॉल्ड मुस्लिम्स कितने दंगे हो रहे हैं। और कियर स्टारमर प्रधानमंत्री बन गया जो कंप्लीटली प्रो इस्लाम है। तो यहां तक हो गया कि आप इनके खिलाफ कुछ भी आप ट्वीट करेंगे, रीट्वीट करेंगे, तो भी आपको अरेस्ट कर सकते हैं। हाँ। ये यहां तक वो लेके आ रहा है। तो आप समझ मेरे सकते हो सर, इनके सर आरिफ अजाकिया, आपको याद होगा कि पाकिस्तान के हैं और प्रो कराची। इंडिया हैं और यूके में रहते हैं। अक्सर मैं उनको इंटरव्यू करती थी। एक दिन मैंने उनको मैसेज किया कि सर बड़े दिन हो गए बात नहीं कहते, अब तो मैं बात ही नहीं कर सकता। 10 दिन तक तो मेरा चैनल बैन रहा और यहाँ तो सीधे सीधे सजा है 6 महीने की और 10 साल की। आप किसी के खिलाफ कुछ बोल ही नहीं सकते। और मैंने तो नौकरी करना शुरू कर दिया, अब तो मैं यूट्यूब पे वीडियो भी नहीं बना रहा हूँ।
तो यहाँ के वो जो सो कॉल्ड वो है ना कि उनको डर लगता है, तानाशाह है, बोलने की आजादी नहीं है। अब क्यों नहीं बोल रहे कि यूके में जो कुछ हो रहा है उस पर बोले ना यहाँ के वो लोग, वो जो लेफ्ट लिबरल जमात के लोग हैं जिनको अभिव्यक्ति की आजादी की बड़ी चिंता होती है। यूके के मामले में सब खामोश है, वहां एकदम से सबकी बोलती बंद कर दी गई, कोई भी सरकार के खिलाफ, किसी के खिलाफ। उनका तो एक हफ्ते तक ट्विटर उनका अकाउंट इसलिए बंद रहा क्योंकि उन्होंने ट्रंप की तारीफ कर दी थी। सोचिए ये सब कुछ हो रहा है वहां पर। बिल्कुल मतलब जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो, वो बोलने का आजादी हो, वो किसको है? वो बस उन्हीं को है, लेफ्टिस्ट को है। बाकी नॉन लेफ्ट जो भी सोच रखने वाले, उनके कुछ है ही नहीं है। तो ये मतलब इतना इनके एजेंडा है कि इंटॉलरेंस इसमें इतना है, मगर टॉलरेंस के बारे में ये लोग भाषण देते हैं, हमें लेक्चर देते हैं ये लोग। अब देखिए इसके पवेल दुरोव को देखिए आप। पवेल दुरोव जो टेलीग्राम का जो सीईओ है, उसको फ्रांस ने अरेस्ट कर लिया। क्यों अरेस्ट किया? क्योंकि उसमें सेंसरशिप नहीं है। सेंसरशिप नहीं होने के चलते हुए वहां टेररिज्म फैल रही है, वहां पीडोफिलिया चल रही है। कुछ मतलब ये चीज सब पता नहीं कितने क्या क्या चार्जेस इनके ऊपर लगाएंगे। अभी पुलिस के सामने, कोर्ट के सामने उसको प्रेजेंट करेंगे। तो उसका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है क्या? वो तो जर्नलिस्ट है ना। कोई भी आदमी को अपना पक्ष रखने का हक दिया है, एक प्लेटफॉर्म दिया है। वो खुद तो नहीं बोल रहा है ना, वो बस प्लेटफॉर्म दिया है, उसमें कुछ भी डाल सकते हैं। मगर ये मेटा हो या ट्विटर हो, अब ट्विटर तो खैर अभी इसके हाथ में आ गया, एलोन मस्क के हाथ में। पहले इसके पहले क्या होता था? वो सिटिंग प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए को परमानेंटली बैन कर दिए ये लोग। तो इसका क्या शक्ति है देखिए। मतलब अपना लेफ्टिस्ट सोच से अलग राय रखने वाले को ये कहीं भी नहीं छोड़ेंगे, इनके खिलाफ कुछ भी करेंगे। तो और ये हमें लेक्चर देते हैं कि ये होना चाहिए, टॉलरेंस होना चाहिए, माइनॉरिटीज के ये हक होने चाहिए, फलान डिमकान जो भी है, हमें लेक्चर देते हैं। तो इंटॉलरेंट ये है। इनके एक DEI नाम का एक चलता है, डाइवर्सिटी, इक्विटी और इंक्लूसिवनेस। इसका स्कोरिंग होता है। हर कंपनी में DEI चलना है। मतलब कितने ब्लैक्स हैं, कितने औरतें हैं, कितने LGBTQ के लोग हैं, अलग सोच रखने वालों को आपके यहाँ पॉलिसीज में, आपके एनवायरनमेंट में कितना रेस्पेक्ट मिलता है, कितना आरक्षण किया है। मतलब कोई टैलेंट से कोई लेना देना नहीं है, ये चीज थी। जब DEI का स्कोर आपका, वोट जो स्कोर, नॉर्मल स्कोर वो डिसाइड किया है, उस स्कोर से नीचे होगा तो आपके खिलाफ बहुत कुछ होगा। पहला, आपका फंडिंग का कॉस्टिंग बढ़ेगा, और नीचे जाएगा तो आपको फंडिंग ही बंद कर देंगे वो लोग। ये रॉकफेलर फाउंडेशन, जॉर्ज सोरोस, ये सब इसके पीछे खड़े हैं। तो ये DEI का भारतीय क्या कहते हैं उसको, नमूना और कार्बन कॉपी मिस्टर राहुल गांधी है। यहां जो भी हो रहा है, जो दलित, OBC, इवन मिस इंडिया में भी जो दलित देखता और इसका देखता है, वो उसका ही भारत में उसका कार्बन कॉपी है। पूरा अमेरिका को जला रहे हैं वो लोग। अब उसमें जेंडर जो भी लफ्ज आए ना, जेंडर फ्लूइडिटी, जेंडर आइडेंटिटी, बॉर्न जेंडर वर्सेस परसीव्ड जेंडर, ये सब चीजें जो है बड़े पैमाने पे चले गए। अरे भारत में भी है, हम भी रेस्पेक्ट करते हैं, दो थर्ड जेंडर हो या बाकी राय रखने वाले, बट ऐसा नहीं है कि सड़कों पे आके हम ये करें वो करें, एक मतलब जुलूस निकालें। भाई जब वो प्राइड होगा आपके लिए कि आप गे हो, लेस्बियन हो या जो भी हो, तो एक नॉर्मल मेल और फीमेल जो रिलेशनशिप रखते हैं, वो भी प्राइड है ना, वो भी प्राइड करके निकल सकते हैं ना बाहर। फिर वो आपका सोच है, आपका रिलेशनशिप है, दूसरा का भी रिलेशनशिप है। आपके घर में, आपके कमरे में जो करना है आप करो, सड़कों में आके क्या करने का जरूरत क्या है? क्योंकि ये चर्च के खिलाफ एक मुहिम था। भारत में तो वो सिचुएशन नहीं है, मगर उसको कार्बन कॉपी यहां रेप्लिकेट करते हैं ये लोग। तो एक उनका बाइनरी, सब कुछ बाइनरी में चलता है। एक पीड़ा करने वाला होता है, एक पीड़ित होता है। तो ये LGBTQ DEI के चलते हुए पीड़ा करने वाले कौन है, उसको नहीं दिखा भारत में। क्योंकि हमारी अयप्पा स्वामी जो है, दो मेल देवताओं से पैदा हुआ है। तो हम अर्जुन जो है वो बृहन्नला बना था। तो वी ऑलवेज गिव रेस्पेक्ट। हमारा कोई इसमें, हमारे शादियों में लोग आते हैं, नाचते हैं,
पैसे लेके जाते हैं, वी ऑलवेज रेस्पेक्टेड देम, उसको नकारा नहीं है। हमास और हिजबुल्लाह ने इनको 10वीं मंजिल से लेकर वहां से नीचे फेंक देते हैं, उसको सर तोड़ देते हैं वो लोग। अब एलजीबीटी क्यू हमास मतलब गाजा में जाके तो देखिए, पूरा अमेरिका यूरोप में उनको समर्थन कर रहे हैं, फिर भी जाके देखिए उधर क्या हो रहा है। तो ये चीज जो है अमेरिका से इधर कार्बन कॉपी रेप्लिकेट किया है। अब फिर क्योंकि यहाँ पीड़ा करने वाला कौन है? सर, जैसे आप कह रहे हैं ना कि रेप्लिका कॉपी वहां से लाकर राहुल गांधी यहाँ लगा, क्योंकि यहाँ पर चुनाव के दौरान जो संविधान को लेकर कहा कुछ गया कि संविधान बदल देंगे, बिल्कुल वही सब बातें तो कमला हैरिस कर रही है वहां पर। तो यानी कि कहीं ना कहीं जैसी ट्यूशन आ रही है ना। परफेक्ट, ये टूल किट है। ये एक सेंटेंस जो राहुल गांधी ने पिछले इलेक्शन में कहा था, कमला हैरिस बिल्कुल वही सेंटेंस अब कह रही है। डोनाल्ड ट्रंप ऑलरेडी 4 साल प्रेसिडेंट रह चुका है और संविधान को बदलना हो तो उनको बोथ कांग्रेस मतलब दोनों हाउसेस में उनको मेजॉरिटी चाहिए, वो तो मिलने वाला नहीं है। मेजॉरिटी होगा तो भी वहां बाईपार्टिजान वोटिंग होता है, भारत जैसा नहीं है। आप आपके पार्टी के खिलाफ वोट करेंगे तो आपको सस्पेंड कर सकते हैं, आपका मेंबरशिप जा सकता है। यहाँ एंटी डिफेक्शन लॉ बैठा है, अमेरिका में नहीं है। तो डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स दोनों क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप चाहे तो भी वो कुछ भी नहीं कर सकता है, क्योंकि वहां के एस्टैब्लिशमेंट बहुत मजबूत है और इसको करने नहीं देगी। तो अब जो बाइडेन बैठा है, जो बाइडेन क्या कर पा रहा है बताइए अब? तो वो भी संविधान को चेंज नहीं कर पा रहा ना। अब रो एंड वेड का केस देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने उसको पलट दिया। अब आपको अबॉर्शन राइट्स चला गया औरतों को। तो क्या ये नेशनल लेवल पे कोई लॉ लेके आ पाया क्या? गन कल्चर के बारे में बहुत कुछ बड़ा चढ़ा के लोग बोलते हैं, सेकंड अमेंडमेंट के बारे में। जो बाइडेन क्या कर पाया? सेम थिंग विद ट्रंप, ट्रंप आएगा तो भी कुछ नहीं कर पाएगा, मगर एक नैरेटिव खड़ा करेंगे लोग। सेम थिंग राहुल गांधी, उनके ही दादी ने यहाँ मतलब संविधान को इतना दुरुपयोग किया है कि 100 से ज्यादा जो अमेंडमेंट्स हुए हैं इस देश में, सो कॉल्ड अंबेडकर का जो संविधान जो सो कॉल्ड सैंक्टिफाइड, उसको कोई टच नहीं कर सकते, उसको 100 से ऊपर ऑलरेडी अमेंडमेंट हो चुका है। और इस 100 अमेंडमेंट में लगभग 60-65% अमेंडमेंट्स खुद कांग्रेस ने किया है। क्या उसके साथ खिलवाड़ नहीं है क्या? तो ये मतलब दिस इज जस्ट हिपोक्रेसी। एक टूल किट के चलते हुए ये सब करते हैं, लोगों में एक डर पैदा करना है, वो डर से अपना वोट मांगना है, वो पूछना है। तो यही एक टूल किट अमेरिका में भी चल रहा है, इधर भी यही है। बस उसका लफ्ज इस्तेमाल करना या उसको थोड़ा लोकलाइज करेंगे। डीईआई का यहां लोकलाइज कर दिया ओबीसी एससी एसटी, तो हर चीज यही है। और माइनॉरिटी अपीजमेंट, वहां एलजीबीटी क्यू और जो भी सो कॉल्ड पीड़ित, वंचित, शोषित, वो चीज इधर भी वो खड़ा करेंगे। तो सर, फॉर्मूला इज सेम। सर राहुल गांधी जाति जनगणना पर लगातार जोर दे रहे हैं, जबकि मैं कई बार पूछती हूँ अपने प्रोग्राम में बाकी गेस्ट से भी कि अगर उनको जाति जनगणना की इतनी चिंता है तो उनसे जब सवाल पूछे जाते तब उनको क्यों लगता है कि उनका अपमान हुआ। और दूसरा, वो मुसलमानों की जनगणना की बात क्यों नहीं करते हैं? उनमें भी तो 72 फिरके हैं ना, अलग अलग है वो लोग भी। शिया और सुन्नी एक दूसरे के घर खाना तक नहीं खाना चाहते, एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते। अहमदिया को तो ये मानते ही नहीं कि मुसलमान है, तो उनकी भी तो करवाइए ना। और जब राहुल गांधी से पूछने के लिए कोई आएगा कि भाई आपका धर्म क्या है, तो क्या वो नहीं बताएंगे? तब उस वक्त तो बताएंगे ना, तो अब क्यों नहीं बताते जब उनसे कोई पूछता है? भाई वो तो ऑलरेडी बोल चुका है, मैं तो जनेऊधारी ब्राह्मण हूँ, ऑलरेडी बोल कैसे? चुका है, उसका जाति तो आपको मालूम है, और क्या चाहिए आपको? तो ये प्रॉब्लम है कि आपके पिता तो क्रिश्चियन थे, आपके दादा तो मुसलमान हैं या पारसी है, कंफ्यूजन है, क्योंकि इतिहास के पन्नों से उनका पूरा परिवार गायब हो गया। कहीं भी आपको फिरोज खान। फिरोज खान का उनका परिवार का कहीं आप किधर है, कहीं भी ढूंढिए आप कुछ नहीं मिलेगा। उनका तो कोई कुछ ना इतिहास। कोई तो होगा ना उसका, हाँ, बहन हो, भाई हो, भांजे एक भतीजे, फैमिली कोई तो ट्री होंगे। होता है सर, हम सबका हाँ, फैमिली ट्री है, तो उनका भी तो होगा। हाँ, किधर है वो लोग, है किधर ये बताइए? लाल बहादुर शास्त्री का तो बेटा है, गांधी का पोते हैं, बहुत बहुत लोग हैं, और बहुत से परिवारों को कुछ कोई ना कोई है, सरदार पटेल को कोई है, सबको सब मतलब ये फ्रीडम फाइटर्स या नेताओं का कुछ ना कुछ आपको है, उनके परिवार के बारे में कुछ जानकारी है। मगर मिस्टर फिरोज खान का क्या हो गया?
और उसको पारसी दिखाने का बहुत कोशिश हुआ है। हाँ, उसका माँ हो या दादी हो, पारसी हो सकती है, मगर करीना कपूर भी हिंदू थी ना शादी से पहले। शादी के बाद क्या हो गया? तो ये प्रॉब्लम है ना। तो अकबर के पास भी बहुत से हिंदू बीवियां थे, तो क्या वो हिंदू रह गया क्या? वो सब मुसलमान बन गए ना। तो ये प्रॉब्लम है ना। अब ये सब होने के बावजूद अपने आप को जनेऊधारी ब्राह्मण कैसे कह सकता है? वो तो ब्राह्मण सर नहीं वो है। तो नेहरू सर वो तो अभी नेहरू कश्मीर गए थे, 2 दिन पहले कश्मीर गए थे, तो वहां पर वो कह रहे थे कि मेरा तो खून का रिश्ता है कश्मीर से। तो वहां से उनका रिश्ता खून का कैसे हो सकता है? बस बोलने के लिए बोल देते हैं या सच में कुछ मतलब भी होता है उनकी बातों का? बिल्कुल मतलब नहीं है। उसका खून का रिश्ता है कि है ही नहीं है, क्योंकि वो उनके और पता नहीं कितने पीढ़ी पहले वहां से निकल के आ गए। वो तो इलाहाबाद प्रयागराज में उनके पूरा परिवार चला। फिर बहुत से प्रश्न उठते हैं। तो नेहरू किससे पैदा हुआ है, फिर शेख अब्दुल्ला, इन दोनों का मोतीलाल नेहरू से क्या रिश्ता है, तो मोतीलाल नेहरू खुद क्या मुसलमान है? बहुत से प्रश्न हैं इनके ऊपर। तो ये कश्मीरी अपने आप को कहते हैं, मगर कोई इनके रूट्स कहीं भी नहीं है। नेहरू एक कश्मीरी लफ्ज है, ये सब ये कहते हैं। नहर तो ये तो नॉर्मल लफ्ज है, कोई भी उसको लगा सकते हैं। तो अभी देखिए, इस ये तो इस सब जातिवाद से ऊपर है ना ये लोग। ये तो भारत को चलाने वाले भगवान के दिए हुए परिवार है। तो उनको आप प्रश्न कैसे पूछ सकते हो? उनका जाति हो, उनका मजहब कुछ भी हो, उससे आप प्रश्न करने का आपका हक नहीं है। वो कुछ भी करें, वो कोई भी हो, वो आप पूछने का हक आपके पास नहीं है। रही बात ये जनगणना, जो जाति के आधार पर जनगणना करना हो, उनका जो करना हो, अब अब आपको मालूम है कि किस आधार पर 11,000 1111 और 1121 में और 1100, आई थिंक 1931 वाज द लास्ट सेंसस जो कैस्ट बेस्ड चला। तो किस आधार पर लोगों को किस जाति में, किस कैस्ट में डाला गया, आपको मालूम है? शेड्यूल जो है ब्रिटिश ने दिया है। शेड्यूल तो उससे पहले नहीं थी ना। शेड्यूल्ड ट्राइब और शेड्यूल्ड कास्ट जो टर्मिनोलॉजी है, ब्रिटिश आने के बाद ही हुआ है। उससे पहले कोई शेड्यूल नहीं थी। कोई उच्च जाति का, नीच जाति का कौन है, किसको पता है? ये सब वेग डिस्कशन है। मगर कुछ जातियों को, कुछ लोगों को शेड्यूल्ड कास्ट में, कुछ लोगों को शेड्यूल्ड ट्राइब में डालने का लॉजिक क्या था, आपको मालूम है? लॉर्ड रिस्ली करके उनका एक सेंसस कमिश्नर हुआ करता था। वो क्या किया, नाक की साइज के आधार पर लोगों को इस शेड्यूल्स में डाला। जिसके नाक छोटा है, हाँ, सबसे छोटा नाक जिसका है वो शेड्यूल ट्राइब में जाएगा। थोड़ा बड़ा है तो शेड्यूल कैस्ट में जाएगा, और भी बड़ा है तो ओबीसी, और भी बड़ा है तो फॉरवर्ड कैस्ट। ये इतना साइंटिफिकली ये बंटवारा हुआ है। उसके ऊपर पूरा देश को हम जला रहे हैं। हम पूरे उसके पीछे इतने इतने संगठन खड़े हो गए, और आरक्षण के चलते हुए पूरा पॉलिटिक्स चल रहा है इस देश में। अब देखिए, त्रिपुरा में जो राजवंश है वो शेड्यूल ट्राइब में चला गया। वो ट्रेडिशनली बहुत मतलब कोई 500-600 साल से बाकी राजघराने जितने भी देश में है उनसे उनका रिश्ता है। उनके बेटी वहां जाती है, बहू वहां से लेके आते हैं, वो रिश्ता चल रहा है, वो राजा है। फिर भी आप शेड्यूल ट्राइब में चला, तो आप इसको क्या करेंगे, क्या कहेंगे उसको? सिमिलरली बहुत से लोग जो फॉरवर्ड कास्ट में डाला गया, तो वो लोग ट्रेडिशनली जो है वो बहुत टेक्निकली जो है जो शूद्र की काम होता है ना, जो एक्चुअली जो प्रोडक्टिव वर्क, प्रोडक्शन वर्क होता है, वो करने वाले हैं, उनको फॉरवर्ड कास्ट में डाल दिया। तो ये ब्रिटिश ने अपना जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के चलते हुए वो लोग इसको इस्तेमाल किया। 1931 के बाद आज तक सेंसस नहीं हुआ है। अब क्या है, जाति क्या था? हाँ, 100 साल के बाद आपको क्या पता है आपके जात क्या है? ऑलरेडी जो बोला गया वही दोहराएंगे ना, उसी को आगे लेके जाएंगे। अब उसमें भी कंसोलिडेट किया, शेड्यूल्ड कैस्ट में कंसोलिडेट, कितने कैस्ट है उसमें? वो एक एक मतलब उसमें एक जाति, एक कैस्ट के लोग दूसरे कैस्ट के लोगों से शादी नहीं करते हैं। क्यों भाई? वो अनटचेबल हो जाते हैं। जैसे हमारे तेलुगु स्टेट्स में शेड्यूल कास्ट में आते हैं माला और मादिगा। माला कम्युनिटी मादिगा से शादी नहीं करते हैं,
मादिगा कम्युनिटी माला से शादी नहीं करते हैं। तो दोनों शेड्यूल कास्ट में बैठे हैं, दोनों इकट्ठे हो जाते हैं जब आरक्षण के बारे में कुछ एजिटेशन करना हो, दोनों को एक मतलब तराजू में डालते हैं ये पॉलिटिशियंस जब वोट की बारी आती है। तो अब फिर दोबारा आप सेंसस में जाना चाहते हो, क्या अब भी आप नाक के बेसिस पे आप सेंसस करना चाहते हो? ये पहले बताइए, किस आधार पर आप ये जाति की जनगणना करना चाहते हो? पहले वो तो तय करें, कौन सा पीड़ित है, कौन सा पीड़ित नहीं है, कौन से राजा थे, कौन राजा नहीं थे। अब देखिए इवन जो भगवान राम के कालखंड में जो गुहा थे ना, जो उनको गंगा को पार करवाया था, उन्हीं के वंश निषाद राज वंश जो है एकलव्य। अब महाभारत में एकलव्य का नाम आता है महाराजा एकलव्य, और निषाद राज का राजकुमार था। मगर हमारी सीरियल्स में फिल्मों में क्या दिखाते हैं, कोई ट्राइबल है, कोई मतलब कोई मोर का कुछ लगाया, कुछ और लगाया, वो हंटिंग कर रहा है, वो कोई बाघ का मतलब कोई पकड़ पहन के जा रहा है। मतलब पूरा नैरेटिव खड़ा कर दिया कि ये दलित है, ये शेड्यूल्ड कास्ट है, इसलिए ब्राह्मण द्रोणाचार्य ने उसका आंख का मतलब अंगूठा काट दिया। वो भगवान कृष्ण का कजिन था एकलव्य, भगवान कृष्ण का कजिन था, और वो बहुत से जंग लड़े थे वो, और बाद में जरासंध के साथ वो जब लड़े थे, उनको मारने वाला भगवान कृष्ण ने उसको मारा है, अपना खुद का कजिन था, निषाद राज का राजकुमार था। महाभारत में उसको महाराजा एकलव्य कहते थे, उसमें उसको कहा था उसने। तो मतलब ये नैरेटिव्स जो है उसको सेलेक्टिवली कुछ पकड़ के पूरा खड़ा कर दिया कि बाद में इसको कोई चैलेंज नहीं कर पाएंगे, वो बैठ गया कोई। ये जो नैरेटिव है यही तो इस वक्त बीजेपी को महंगे पड़ रहे हैं ना। लेकिन राहुल गांधी अगर बहुत ज्यादा दलित दलित करते हैं तो आप ये देखिए ना कि बांग्लादेश में दलितों के साथ, दलित हिंदुओं के साथ जो कुछ हो रहा है उस पर तो कुछ नहीं बोल रहे हैं। उनका दलित की टर्मिनोलॉजी या आरक्षण जो है वो भारत तक ही सीमित है, और वो भी बहुत जहां पर दलित पीड़ित हो और उसके सामने जिसने उस पर अत्याचार किया हो, अगर वो हिंदू अगड़ी जाति का हो तब तो राहुल गांधी मुंह खोलने के लिए जाएंगे, जैसे अभी रायबरेली में गए थे। लेकिन 12 साल की दलित बच्चे के साथ मोहित खान अगर गैंगरेप करता है, उसका वीडियो बनाता है, तब राहुल गांधी खामोश रहेंगे। 15 साल का दलित लड़का देवराज उदयपुर में मारा गया, उसको मारने वाला भी मुस्लिम उसका दोस्त था, वहां पर राहुल गांधी कुछ नहीं बोलेंगे। सिलेक्टिव चलते हैं ना वो हर मुद्दे पर। बांग्लादेश के हिंदुओं, दलित हिंदुओं पर क्यों नहीं बोल रहे हो जी? सरहद के बाहर जो होगा उसके बारे में ये बोलेंगे नहीं। यही पॉलिसी कांग्रेस ने, सर हमास के लिए बोलेंगे। हाँ देखिए अभी इसका हिपोक्रेसी देखिए, 47 से लेके आज तक सरहद के बाहर हिंदुओं के साथ जो होता है ये बिल्कुल नहीं बोलेंगे, मगर मुसलमान देशों में कुछ होता है तो ये रिएक्ट करेंगे। यासिर अराफत इनके लिए भाई था, और पैलेस्टाइन को रिकॉग्नाइज कौन किया? इंदिरा गांधी ने रिकॉग्नाइज किया। तो अब कोई नया बात नहीं है, पहले बहुत से दिन से चली आ रही है इनका। हाँ, उनको ये कहते हैं कि हम वहां से तेल लेना था इसलिए उनके साथ दोस्ती रखना है हमें, तो जो भी है स्ट्रेटेजिकली बोलते हैं, मगर वही पॉलिसी अभी भी कंटिन्यू हो रहा है। अभी पैलेस्टीनियन के साथ आप सहानुभूति दिखाए, उससे कोई हमें एतराज नहीं है, मगर उसी सेंटेंस में आप ये भी जोड़िए अक्टूबर 7 जो जूस के साथ हुआ वो भी गलत है, ये लफ्ज तो बोलिए। छोटे छोटे बच्चियों को उनको माइक्रोवेव में डाल के उसको जलाना, उसके बारे में आप कुछ नहीं बोलते हो। और लड़कियों का स्तन काट के जिंदा उसके साथ रेप होता है और वो वीडियो रिलीज करते हैं हमास, उसके बारे में आप कुछ नहीं बोलते हो। और औरतों को इतना बेरहमी से सोडमी करके उसको गाड़ी में डाल के लेके जाते हो, उनके कपड़े पूरे खून से लस है, और उसके बारे में आप चुप हो। ये सेलेक्टिव जो है वो पॉलिटिक्स है, ये हमारी समाज को बांट के मतलब वोट लेने का जो इनका प्लान है वही चल रहा है। आज की बात नहीं है, नेहरू के कालखंड से चली आ रही है। अब हमारी हिस्ट्री को पूरा व्हाइट वॉश कर दिया। हमारी साथ जो भी हुआ है वो कोई प्रश्न ही नहीं पूछ सकता है। पाकिस्तान में कम से कम कुछ चर्चा होता है, गुरदासपुर हमें आना चाहिए था, कोई कुछ हो गया चला गया, अमृतसर हमें आना चाहिए था, कोलकाता हमें आना चाहिए था, नहीं मिला, ये हुआ फलान ढिमकान, वो सब वहां चर्चा होती है। भारत में उसके बारे में बात ही नहीं करते हैं। वाघा के आगे क्या है हमें कोई लेना देना नहीं है, वो भारत ही नहीं है।
ये पर नैरेटिव सर खड़ा हो गया देश में। बिल्कुल सर, ये जो तो नैरेटिव खड़ा वही कर रहे हैं वही राहुल वही गांधी। नैरेटिव, वो मैं कह रहा हूँ, वही नैरेटिव जो सरहद के बाहर जो चीजें उसको नहीं, उसके बारे में कुछ नहीं बोलना, राहुल गांधी वही पॉलिसी को आगे लेके जा रहा है। बिल्कुल सर। और सब समझने वाली बात यही है कि राहुल गांधी के इसी नैरेटिव को ही तो ध्वस्त कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ। इसीलिए तो कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, और देश हित में क्या इसीलिए आप करो। अगर वो ये बिल्कुल कह रहे हैं उसमें तकलीफ क्यों हो रही है। और जो कुछ राहुल गांधी सर कर रहे हैं जाति के नाम पर, जाति के आधार पर जो जनगणना की बात कर रहे हैं, वो तो समाज को और ज्यादा बांटने का काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ जैसे बीजेपी के और नेताओं को भी सामने आना चाहिए और राहुल गांधी के फेक नैरेटिव की इसी तरीके से हवा निकालनी चाहिए ताकि लोगों को समझ में आए। सर, इस विषय पर चर्चा करने के लिए, विस्तार से जानकारी मेरे दर्शकों को देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे लिए समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम। नमस्ते।